गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता अब तक पैन हुआ है और होपफुली आज का दिन भी उतना ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत एक्शन पैक्ड डे लाइंड अप है आपके लिए। कुछ ही देर बाद अब से वो रिवर्स काउंटडाउन तो स्क्रीन पे चल ही रहा है। 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट, 12 बजे गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को यूएस में मई के पेरोल का डेटा, और साथ साथ वहां के फेडरल बैंक के या फेड रिजर्व के चेयर जो है जेरोमी पॉवेल साहब, उनकी स्पीच, ये सब लाइंड अप है। और ऐसे में ग्लोबली यूएस मार्केट्स में कल एक फ्लैट से नेगेटिव टेरिटरी में कामकाज हुआ। हालांकि दिन के लो से एक रिकवरी थी। अक्रॉस एशिया थोड़ा सा पेन है और एसजीएक्स निफ्टी लकीली दिखा रहा है कि यहां पे ज्यादा पेन नहीं, एटलीस्ट अब तक के टिक्स कह रहे हैं कि एक फ्लैटिश ओपनिंग की तैयारी। ऐसे में नीरज जी, पिच कैसी है? आशीष, इस स्टोरी को दो हिस्सों में तोड़ ले। हाँ। एक ग्राउंड वाली स्टोरी जो है वो अच्छी नहीं है। यूएस के जो ग्राउंड है या जो दुनिया के दूसरी चीज़ों का ग्राउंड है, हाँ। वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्केट वहाँ पे कल गिरे। वहाँ पे कंज्यूमर स्टॉक गिरे कल, कंजम्पशन की थ्योरी वाले स्टॉक गिरे कल, आईटी बुरी तरह से गिरा, जॉब रिपोर्ट को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के अब बहुत सीरियस थॉट वहाँ पे चल रहा है। कमोडिटीज़ में क्रॉस द बोर्ड आप देखिए कल गिरावट देखने को मिली। तो वो एक अलग कहानी चल रही है। और आज शाम को जो डेटा आएगा उसके बाद फिर आप 15 तारीख तक लिंगर ऑन होगा कि फेड क्या सोचता है, क्या करता है। तो वो एक कहानी ग्राउंड वाली अलग चल रही है, वो नेगेटिव कहानी है। क्रूड में देखिए वो 71 के ऊपर जाके एकदम सेटल जैसा हो गया, वहीं से हिलने को तैयार नहीं है। तो उससे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया के क्यूज़ थोड़े से नेगेटिव हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ भारत में, जिसको हम लोग पिच रिपोर्ट कहते हैं, यहाँ का सारा दारोमदार अब आरबीआई की पॉलिसी पे है, क्योंकि इन्फ्लेशन का चैलेंज भारत में भी है और बहुत सीरियस चैलेंज है। आरबीआई उसको कैसे लेता है, कैसे एक्सप्लेन करता है, हो सकता है कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन देने कि लोग कन्विंस हो जाएं कि है ही नहीं कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है, या वो क्या उनका रुख होता है सेक्टोरली, क्या वो सोचते हैं, इस पे मार्केट अपना आज चलता हुआ दिखेगा आपको। तो आरबीआई हमारे लिए ज़्यादा अहम किरदार रोल प्ले करेगा आज के लिए। यूएस या दूसरी दुनिया के बाजार वाले बात करेंगे, लेकिन अंत में एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि मनी कैन डू एनीथिंग। तो अब पैसा इतना ज़्यादा है सिस्टम में दुनिया भर में कि हो सकता है कि इस समय हम फिर सब कुछ भूल जाएं और पैसे की गर्मी से बाजार पलट जाएं। तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन क्यूज़ बहुत अच्छे नहीं हैं आज के। ओके, चलिए, तो क्यूज़ बहुत अच्छे नहीं और मुश्किल ट्रेडिंग का दिन अगर आप बेंचमार्क्स में ट्रेडिंग करने का मन बना रहे हैं क्योंकि पॉलिसी पे डिपेंडेंट होगा किस तरह का मार्केट मूवमेंट होता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस और 10 के 10 फिर से आज बल्लेबाज, क्योंकि बाजार में नजर तो आ रही है इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इसमें कोई शक नहीं। तो शुरुआत में एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत बार मेंशन कर रहा हूं और फाइनली अब चलना शुरू हुआ है। मैं कह रहा था बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद चलने की तैयारी हो रही है। टीबीजी, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी। कल टाइटन ने एक बड़ा टाइटन वाला मूव दिखाया, टाइटैनिक मूव दिखाया, 6-7% का उछाल, सेक्टर लीडर। उसके साथ साथ अब ज्वेलरी कंपनीज वापस फोकस में आ रही हैं, ये स्टॉक भी हरकत में आया। तो इवेंचुअली जो लंबे कंसोलिडेशन तो मैं कह रहा था चलने की तैयारी करनी चाहिए, अब चलने की शुरुआत हो चुकी है। और कई सारे ट्रिगर्स हैं इन ज्वेलरी कंपनीज के लिए, टीबीजी के लिए। इकोनॉमी ओपन अप होने की तैयारी, मुंबई ओपन अप होने की तैयारी, जो खास तौर पे बेनिफिशियल है टीबीजी के लिए। हॉलमार्किंग, वो जो एक्सटेंशन सीख करी थी इंडस्ट्री, नहीं मिला, 15 जून तक ही है और 15 जून के बाद हॉलमार्किंग मैंडेटरी होगी। एक डेटा पढ़ रहा था मैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, हिंदुस्तान में 4 लाख ज्वेलर्स हैं, जिसमें से केवल 30-35 हजार ही सर्टिफाइड हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। तो ये सारा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो शिफ्ट आना है, उसकी की बेनिफिशरीज ज्यादातर लिस्टेड एंटिटीज जो आपको नजर आती हैं, ये सब होंगी। टाइटन रिकॉर्ड हाइस पे आके खड़ा हो गया, थंगमाइल में तगड़ा मूव, कल्याण ज्वेलर्स में तगड़ा मूव, और ये जो टीबीजी है ये साल के हाई से अभी भी 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। और इन सब के बढ़िया मूव की जब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, टीबीजी का जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स था 325 रुपए का था, ये स्टॉक आज भी उन लेवल से 70% नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 78 रुपीज की, सबसे सस्ता पी सेक्टर का टीबीजी पहला स्टॉक जो रडार पर रखेंगे। मैं होप कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि ये स्टॉक इवेंचुअली बहुत बढ़िया मूव करना चाहिए। लकीली अब वो स्क्रीन पे मूवमेंट आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे फोकस है, सिर्फ टीबीजी नहीं है टीम में।
थंगमाइल ज्वेलरी, जिसके बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद चलने की बात करी थी और बहुत स्ट्रांग मूव आया है इस स्टॉक में। हालांकि ये स्टॉक अभी भी अपने 950 के साल के हाई से 150 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। कल क्यों जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में तेजी आनी शुरू हुई, उसका आप रीजन समझिए। एक बड़ा रिलीफ कल आया है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए। यूएस ने जो एडिशनल टैरिफ्स इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली जेम्स एंड ज्वेलरी थी उसको सस्पेंड कर दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिए, अमेरिका सबसे बड़ा हमारे लिए मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए। 9 से 10 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है वो हमारे लिए, और कुल जेम्स एंड ज्वेलरी जो इस देश से एक्सपोर्ट होती हैं उसका 25% से ज्यादा उस इकलौती ज्योग्राफी यूएस में जाता है। वहां से टैरिफ सस्पेंशन एक बड़ा रिलीफ है कोविड इस इंडस्ट्री के लिए। कहा जा रहा है ऑलमोस्ट $50 मिलियन के आसपास ये इंडस्ट्री से मेरा मतलब है इस तरह के मार्की जो नाम आपको टीबीजी, थंगमाइल और आगे नजर आएंगे, इन सबको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये वो बढ़िया न्यूज डेवलपमेंट है, इसीलिए कल तेजी आई है, इसीलिए जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस रडार पर है। और इसमें तीसरी कंपनी भी जोड़ दीजिए, कल्याण ज्वेलर्स। हाल की लिस्टिंग है 80-81 के हाईज थे जब लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद ठंडा पड़ा था, अब चलना शुरू हुआ है वापस ये स्टॉक। और कल वो बढ़िया न्यूज पेक्स के बीच में, इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में, हॉलमार्किंग की खबरों के बीच में मुझे लगता है स्वीट स्पॉट में आ रही है पूरी इंडस्ट्री, और इसलिए इस तरह की टाइटन में और इस तरह के बाकी ज्वेलरी स्टॉक्स में हरकत आनी शुरू हुई है। इन तीनों स्टॉक्स को आप रखिएगा, तीनों में खरीदारी करने का कॉल। तो चलिए, खरीदारी पे ही पूरा फोकस मेरा भी है और रिजल्ट्स के आधार पर हमने लिया है। कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स को आप देखिए, लोहे के पाइप बनाती है, डक्ट पाइप और तमाम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं मुझे। 37% की ग्रोथ है इसके रेवेन्यूज़ में और मुनाफा डबल हो गया है, 119 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। और इसी की जो सिस्टर कंपनी है अपोलो ट्राइकोट, दोनों पाइप कंपनियों, दोनों का मर्जर भी होने वाला है, तो इसीलिए टैंडम में चलते हैं। मैंने कहा एक ले दूसरे ले, क्योंकि ये चलेगा तो वो भी चलेगा, क्योंकि रेशियो वगैरह सब कुछ डिसाइडेड है। लोहे के पाइप वाली जो कंपनीज है ना, इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लगातार आप HIL के रिजल्ट देखिए, उसमें ग्रोथ देख लीजिए, या जो दूसरी और तमाम कंपनीज हैं। तो हमें लगता है कि एपीएल अपोलो, इस पर ध्यान रखना चाहिए, और ये वो स्टॉक हैं जो आगे जाते हुए बड़ी ग्रोथ के ड्राइवर्स बनेंगे। तो 2 स्टॉक्स ये, और तीसरा, चौथा, पांचवा सब एक ही सेक्टर्स के हैं, तो 2-2 करके बता देता हूँ। एक, कल खबर शाम को आई कि डीओटी ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि वो PLI स्कीम जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज के लिए है, 12,200 करोड़ रुपए का रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो रहे हैं और 1 अप्रैल से वो इम्प्लीमेंटेड मानी जाएगी। तो इससे जुड़े हुए तमाम स्टॉक्स पे अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे स्टॉक आशीष की टीम में मिलेंगे, तो बहुत यूजुअल सस्पेक्ट वाले। दूसरे वाले मैंने ढूंढे, तो जिसमें एक यूनिवर्सल केबल है, केबल बनाते हैं ये, और उसके लिए इनको काफ़ी बड़ा इनका सेगमेंट है, लेकिन थोड़ी लेसर नोन कंपनी है। तो मुझे लगता है इस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी तेज़ी दे सकती है। और एक और लेसर नोन कंपनी है ADC इंडिया कम्युनिकेशंस, जो कनेक्टर, जॉइंटर, MSC स्विच होता है, मल्टी स्विचिंग सेंटर, उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स ये बनाते हैं टेलीकॉम सेक्टर में लिए। तो मुझे लगता है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज ये वाले स्टॉक्स जो हैं अच्छी रैली करते हुए दिखेंगे। तो 2 हमारे ये स्टॉक्स हैं। आशीष नहीं, बिल्कुल सही कहा। तो ये स्टॉक्स रडार पे हैं। अब यार बाजार जहां पे आके खड़ा हुआ है ना, या तो आपको खबरों का टेलविंड चाहिए, स्टॉक्स मूव करें, या फिर वो पेडिग्री ऐसी हो स्टॉक्स की जो बाजार में कोई भी नर्वसनेस क्रीप इन हो तो आपको इजीली सेल थ्रू करा दे। तो अब खबरों का तड़का है पूरे सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो नीचे ने सही कहा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आनी थी इस सेक्टर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो अब गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। आज से अर्जियां देना शुरू कर देंगी तमाम कंपनीज। बेसिक आइडिया इस देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, तो हमारे यहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग को टूल देने की कोशिश। नीरज जी ने बाकी डिटेल शेयर कर दी। अब जब भी टेलीकॉम और इन सब कंपनियों की बात होती है, एक कंपनी तो बड़ी ऑब्वियस है, नीरज जी के दिल के करीब है, घर के करीब भी है, ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के नाम से पहले जानी जाती थी, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है। बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, मनकापुर, पक्वलक्कड़, गजब का एस्टैब्लिशमेंट, गजब की प्लांट्स इस कंपनी के पास। और ये जो टेलीकॉम जिसकी बात करी जा रही है, उसमें गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स, मैनेज लीज लाइन नेटवर्क प्रोडक्ट्स, स्टैंड अलोन सिग्नलिंग ट्रांसफर पॉइंट्स, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, ये सब ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अब उसी स्पेस में PLI स्कीम आना है, तो की बेनिफिशियरी हो सकता है ये कंपनी।
ये तो खैर बट ऑब्वियस चॉइस था। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो अब तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट भी लेना शुरू कर दिया है स्पेस में, ना सिर्फ ऑप्टिकल केबल मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्टिकल केबल का खैर बाजार का तूल पकड़ना तो बड़ा ऑब्वियस था, 5G के साथ और दूर पकड़ेगा, और ये एक टेलविंड आती हुई। अब इसी कड़ी में एक और स्टॉक जोड़ा है, एस्ट्रा माइक्रोवेव या अस्त्र माइक्रोवेव, एस्ट्रा होगा शायद। 158 160 के साल के हाईज वहां से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और डिजाइन करती है सब सिस्टम्स, आरएफ और माइक्रोवेव सिस्टम्स, जो कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में, डिफेंस में, स्पेस में। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए पेग है, इसीलिए एस्ट्रा माइक्रोवेव को भी अपनी रिडार पर रखिएगा। ये सब वो कंपनीज हैं जो पीएलआई स्कीम जो कल शाम को सरकार ने नोटिफाई करी है, उसकी की बेनिफिशरीज और भी आगे आएंगी, लेकिन ये 3 की बेनिफिशरीज पहले। नीरज जी, आपके 5 हो गए क्या? नहीं, 5वां और 6वां मैं एक साथ बता देता हूँ आपको, क्योंकि उसी सेगमेंट के ही हैं। तो 5वां स्टॉक है पंजाब कम्युनिकेशंस, और ये भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। हालांकि कल इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आशीष की, पता नहीं किसी को पता था नहीं पता था, स्टॉक 19% ऊपर था कल ये। तो कई बार लोग एज्यूम कर लेते हैं, खबरों का अंदाज़ा लग जाता होगा उनको। तो लेकिन ये कंपनी बहुत सिग्निफिकेंट सेगमेंट है जिसमें ये काम करती है, और मैं लगता है कि इसमें अच्छी तेज़ी आपको बनती हुई दिखे, क्योंकि टिकट साइज़ छोटा है और लिक्विड काउंटर है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी कम्प्लीटली डेट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो चूँकि अब इस सेक्टर के दिन आने वाले हैं ठीक ठाक, तो इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। बट ये ध्यान रखिएगा, कल ये 19% ऊपर था। और डिपेंडेबल 6वां भी हमारा इसी सेगमेंट से है, एवांटल, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेंटर के लिए सेट कॉम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए काम करते हैं। तो इस स्टॉक को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये कंपनी भी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखती है, डेट वेट बिल्कुल नहीं है, अच्छी लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। और हमें लगता है कि जिस तरह की 100% की ग्रोथ कंपनी हर क्वार्टर में दे रही है, ये स्टॉक इसलिए डिपेंडेबल में रखा है कि इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। डिपेंडेबल के तौर पे है आईडीबीआई बैंक। थोड़ा सा उस सेक्टोरल थ्रस्ट से हट रहा हूं, बढ़िया खबरों का तड़का। $239 मिलियन की डेट जजमेंट इन्होंने सिक्योर करी है लंदन के हाई कोर्ट से। सिप्रस सब्सिडरी थी एसआर शिपिंग ग्रुप, उसके अगेंस्ट में ये जीते। $239 मिलियन कन्वर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये करीब कितना हो जाएगा, 1500 करोड़ रुपए के आसपास, 1700 करोड़ रुपए के आसपास। और ये माना जा रहा है कि ये किसी भी इंग्लिश कोर्ट में भारत के फेवर में सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट डेट जजमेंट्स है। दरअसल आईडीबीआई बैंक ने $148 बिलियन का 2 सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनीज को लोन दिया था जैकअप रिग्स खड़ी करने के लिए। वो दोनों सिंगापुर बेस्ड कंपनीज एसआर शिपिंग के आर्म्स थे, और वहां से वो इशू क्रॉप अप हुए थे, और अब फाइनली इनके फेवर में वो जजमेंट आता हुआ। आईडीबीआई बैंक को आज रडाप रखिए। खबरों का तड़का, और वैसे भी टेलविंड्स हैं इस सेक्टर को लेकर, मुझे लगता है आज अच्छा अपमूव आएगा। कंजर्वेटिवली 40-42 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स पर बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है बीच वाले शेयर्स फ्री हिट और पिंच हिटर्स में। फ्री हिट के तौर पे मैंने एग्री प्रोडक्ट कंपनी एलटी फूड्स को लिया है। एकदम स्पष्ट रीजन है 2। एक तो ये है कि मानसून केरल में दस्तक दे रहा है वो, दूसरा अनलॉक की थ्योरी चल रही है, तीसरा राइस एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। 2 रीजन से अमेरिका में जो अनलॉकिंग हुई है उसमें गजब की ग्रोथ इनको देखने को मिली है, और इनका अपना खुद का वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है एलटी फूड्स का, और वहाँ पे पैकेज फूड के बड़े प्लेयर के तौर पे देखे जाते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग स्टोरी वहाँ पे डेवलप बन रही ओपनिंग की वजह से। दूसरा, इन्होंने कई सारे प्रोडक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके वेफर मार्केट में आए हैं। 2 अलग अलग तरीके के राइस के वेफर्स बनते हैं, उसको इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबली। तो गल्फ में और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे इनके लिए वो बेनिफिशियरी दिख रहा है। तीसरा बड़ा रीजन है कि मानसून टाइमली है, और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि चूँकि अनलॉकिंग के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड पुश होती हुई दिख रही है, तो राइस कंपनियों के लिए इन जनरल बहुत अच्छा सीजन जाने वाला है। और जो कंपनियां बड़ी हैं उनके लिए तो डेफिनेटली अच्छा जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री गेन भी होता हुआ दिखेगा। और तीसरा, ईरान के साथ जो मसला चल रहा है ना, उम्मीद है कि वो जल्द हल होगा, और जैसे ही वो हल होता है तो एक बड़ा चंक राइस कंपनियों के लिए ईरान से खुलेगा, क्योंकि अभी तक वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि एलटी फूड्स को इसलिए ध्यान रखना चाहिए। आईएफबी एग्रो पिंच हिटर है। आईएफबी एग्रो इसलिए क्योंकि ये एग्रो कंपनी और लिकर कंपनी भी है। ये नाम से नहीं पता लगता, लेकिन ये लिकर की बड़ी प्लेयर है।
तो हमें लगता है कि इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों ही सेगमेंट इस समय अनलॉकिंग की वजह से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, फ्री हिट तो मैंने पहले ही बता दिया गलती से, फ्राइडे के एक्साइटमेंट में जल्दी में गलती हो गई, काउंटिंग मिस्टेक हो गई थी। फ्री हिट था आईडीबीआई बैंक। अच्छा, उसके बाद वाला जो स्टॉक है वो है तेजस नेटवर्क्स। तो जो पीएलआई स्कीम के बेनिफिशियरी ढूंढ रहा था मैं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लिए जो आए, तो ये कंपनी 5G रेडी प्रोडक्ट्स, ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क्स, सर्किट स्विच ट्रांसमिशन नेटवर्क, इन सब के लिए जानी जाती है। और बहुत पिटाई के बाद जब ये अपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही थी, रीजिक कर रही थी अपने ऑपरेशन, उसके बाद क्या चलना शुरू हुआ है। खैर अभी भी 220-221 के जो उछाल बनाया था, हाइज बनाए थे, वहां से ठंडा होकर कामकाज कर रहा और बढ़िया खबर आई है स्पेस के लिए, इसीलिए इसको पिंच हिटर का दर्जा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का एक। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स जो पावर प्लेस के होते हैं, उसमें एक EIH होटल कंपनी है, और इसको इसलिए लिया है क्योंकि अनलॉकिंग वाली थीम चल रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं एक मिस्टर विजय वाडेवत्तिवार, उनका ये कहना है कि अलग अलग शहरों को क्लासिफाई करेंगे और उनमें अनलॉकिंग करेंगे। जहाँ पे केस लोड 5% से नीचे पहुँच गया है, जो कि सेंट्रल की गाइडलाइंस है, वहाँ पे सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग शहरों में किए जाएंगे, तो इससे जो है ओपन अप करेंगे। तो ये बहुत उम्मीद बन रही है कि शायद अब अगले 10-15 दिनों में ये चीज़ें प्रोसेस में निकल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मरे पिटे स्टॉक्स हैं होटल वाले, जहाँ पे एक बिल्कुल ग्रोथ देखने को मिली, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। EIH जो ओबराय, ट्राइडेंट, मेडल्स नाम के ब्रांड से होटल जो चलाते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 125 का टारगेट। और अंत में GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इसको इसलिए लिया है कि उसमें CLSA की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है, डीप अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इसकी जो कुल वैल्यू निकल रही है वो गुजरात गैस के वैल्यूएशन के 25% के बराबर भी नहीं है, जबकि 54% होल्डिंग गुजरात गैस की इस GSPL के पास है। तो इसीलिए इतने बड़े टारगेट उन्होंने 415 रुपये के दिए हैं और स्टॉक अभी सिर्फ 285 पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक को ध्यान में रखते हुए 300 के लक्ष्य के साथ GSPL में खरीदारी करनी चाहिए। क्विकली आखिरी के 2 स्टॉक्स, वो पीएलआई स्कीम का बड़ा बेनिफिशियरी है टेलीकॉम स्पेस। तो स्मार्टलिंक होल्डिंग्स 107 के हाई से ठंडा होकर कामकाज कर रहा है, लीडिंग प्लेयर है एक्टिव नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का इस देश में। और जब स्मार्टलिंक की बात हुई तो डीलिंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। 136-140 के साल के हाई से ठंडा होकर कामकाज करता हुआ नेटवर्क इक्विपमेंट कंपनी, जो कि डीलिंक कॉर्पोरेशन, जो ताइवानीज मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, उसका इंडियन नाम है, विदेशी प्रमोटर्स। तो बढ़िया दोनों कंपनीज, दोनों को रडार पर रखिएगा। क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पे दिखाइएगा। नीरज जी क्या पसंद आ रहा है? देखिए, आपकी टीम में बहुत सारे स्टॉक हैं, लेकिन जो ये थीम आपने पकड़ी, एक तो ज्वेलरी वाले स्टॉक परफेक्टली हैं, बिल्कुल आज के लिए एकदम एप्ट बने हुए हैं। क्योंकि जब हल्का सा नीचे आया ना तो लोग दौड़ के जाएं खरीद लें, कल फिर तेजी क्यों ना हो जाए। लेकिन स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज कैप्टन चॉइस है, क्योंकि जो अब ये बड़ी थीम है ना टेलीकॉम वाली, इसमें 5G का एक नया प्ले है देखने को मिल रहा है और सारी चीज़ें नए नज़रिए से देखी जाती है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत मजबूत फंडामेंटल्स, और ये जो पीएलआई की थीम है इस पर बड़ी फिट बैठती है। मुझे लगता है कैप्टन चॉइस मेरा यही होगा। आप देख के बताइए मेरी टीम में क्या पसंद है। कई सारे, उनमें से एक बड़ा ट्रिगर तो है मॉनसून का। तो मॉनसून रिलेटेड स्टोरीज तो खैर एकदम आउट परफॉर्म करेंगे आज के बाजार में, लेकिन एक कंपनी जो बड़ी अच्छी लगती है EIH लिमिटेड, उसके वो ट्राइडेंट और ओबरॉय के ब्रांड्स और उसकी गजब की प्रॉपर्टीज वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो अगर ये स्टॉक वाकई अनलॉक की थीम पे चलना है तो ये अच्छे सिग्निफिकेंट अपूज देने का दमखम रखता है। शेयर होल्डिंग भी गजब की है इस कंपनी की। तो इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा। क्विकली आप जरा 10 की टीम डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। तो फ्राइडे के दिन 10 के 10 बल्लेबाज फिर से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शुरुआत ज्वेलरी स्टॉक से, कल टाइटन के गजब के मूव के बाद, और TBZ, थंगामाइल, कल्याण ज्वेलर्स सब टीम में, क्योंकि यूएस ने कल हमारे यहां से एक्सपोर्ट होने वाली जेम्स एंड ज्वेलरीज उस देश में जो होती हैं उस पर ड्यूटी लगानी थी, एडिशनल टैरिफ्स लगानी थी, उसको टाल दिया है 180 दिनों के लिए। शायद यही रीजन था टाइटन मूव कर रहा था, और शायद यही रीजन बनेगा कि ये कंपनीज भी अब रडार पे आएंगी। बाकी अलग टेलविंड्स नहीं है। कल पीएलआई स्कीम को नोटिफाई कर दिया गया टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आज से अर्जी देने की शुरुआत करी जाएगी। तो सारे उसी से जुड़े स्टॉक्स, ITI, स्टरलाइट, उसके बाद आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे
एस्ट्रा माइक्रोवेव, स्मार्ट लिंक, डी लिंक, तेजस, इन सबको इस डेवलपमेंट का फायदा होगा। सब इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। इनके अलावा आईडीबीआई बैंक स्क्रीन पर है। आईडीबीआई बैंक इसीलिए क्योंकि इंग्लिश कोर्ट से, यूके के कोर्ट से, यूके के हाई कोर्ट से एक बढ़िया ऑर्डर इनके फेवर में आता हुआ 200-250 मिलियन डॉलर्स का। तो आज उस खबर के दम पर यह स्टॉक अच्छा मूव दिखा सकता है। चलिए फटाफट मेरी टीम में नजर डालिए और खरीदारी पे पूरा फोकस। दो स्टॉक शुरुआती वाले जो है वो नतीजों के आधार पे लिए। अपोलो ट्यूब्स के रिजल्ट्स बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, मुनाफा और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। और ट्राइकोट उसी की जो सिस्टर कंपनी है, दोनों का विलय होने वाला है और दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ गिरते हैं। तो आज चलने की बारी, इसलिए दोनों को इसीलिए एक साथ लिया है। लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर में PLI स्कीम है उसकी वजह से सारे स्टॉक तो आशीष थी में चलेंगे। तो हमने कुछ और ढूंढे, यूनिवर्सल केबल, एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन, पंजाब कम्युनिकेशन, अवांटल, ये वो स्टॉक्स हैं जो इसी सेगमेंट में काम करते हैं, जो हार्डवेयर बनाते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। LT फूड और IFB एग्रो ध्यान रखिएगा। मॉनसून की बड़ी थीम अब प्ले हो रही है और तमाम दुनिया के जो दूसरे बड़े देश हैं, यूरोप, अमेरिका, जहाँ पे अनलॉकिंग पूरी तरीके से होने की तैयारी है, वहाँ पे इनका कारोबार है, वहाँ अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। EIH महाराष्ट्र में अब बहुत सीरियसली थिंकिंग हो रही है कि ये अनलॉक किया जाए, ग्रेडेड करके अलग अलग शहरों को। और अंत में GSPL, जहाँ की एक रिपोर्ट आई है, सजेस्ट कर रही है कि नतीजों के बाद स्टॉक हाईली अंडरवैल्यूड है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। 410 तक के CLSA के टारगेट है। मेरा टारगेट 300 का है आज के लिए।